सो वेलकम बैक, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। ठीक है भाई? हाँ जी, शुरू है भाई। चलिए भाई, तो भाई सीरीज जो बन रही है वो बन रही है कौन सी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तो अब हम करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेमेस्टर 1 वालों के लिए बीकॉम प्रोग्राम में हो चाहे आप ऑनर्स में हो, वो मैटर नहीं करता, बस आपका सेमेस्टर जो है वो 1 होना चाहिए। हाँ जी, तो आज करेंगे हम चैप्टर नंबर 8, अकाउंटिंग फॉर ब्रांच एंड डिपार्टमेंट्स। भाई ये है दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 8 का। अगर आपने पहला पार्ट चैप्टर नंबर 8 का नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, फटाफट से जाइए और देख के आइए। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है चलते हैं इससे, क्योंकि ये वाला टॉपिक सब तब समझ में आएगा जब आपको पहला टॉपिक हो चुका होगा, मतलब पहला पार्ट आप कर चुके होंगे। ठीक है? हाँ जी, समझिए अब हम करने क्या वाले हैं। उसमें हमने करा था कि जो ब्रांच है, ब्रांच आप सीखोगे दो तरह की होती है। एक होती है इनलैंड यानी कि देश के अंदर वाली ब्रांच, एक होती है चलते फॉरेन ब्रांच। ठीक है? और इनलैंड जो ब्रांच थी उसके अंदर दो पार्ट्स थे। एक तो था डिपेंडेंट ब्रांच जो डिपेंड होती है किसी पे, मतलब हेड ऑफिस पे, और एक होती है इंडिपेंडेंट। ठीक है? हमने डिपेंडेंट ब्रांच चालू करी थी। डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर हमने सीखा था डेटर मेथड। उसके बाद हमने बोला था कि हम सीखेंगे स्टॉक एंड डेटर मेथड। ठीक है? उसके बाद हम सीखेंगे फाइनल अकाउंट्स मेथड। ठीक है? लेकिन भाई डेटर मेथड थोड़ा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है डेटर मेथड, क्योंकि डेटर मेथड में बहुत सारे कंसेप्ट है। तो अभी फिलहाल हम डेटर मेथड ही करेंगे। ठीक है? उसके बाद करेंगे, मतलब कि अभी तो आज की वीडियो बनेगी डेटर मेथड से, कल की वीडियो बनेगी डेटर मेथड से, उसके बाद हम चालू करेंगे स्टॉक एंड डेटर मेथड, उसके बाद हम करेंगे फाइनल अकाउंट्स, फिर आएंगे हम इंडिपेंडेंट और फॉरेन ब्रांच पे। ठीक है? फिलहाल अभी डिपेंड मतलब कि डेटर मेथड के बारे में बात करते हैं। तो सर याद है डेटर मेथड में हमने सीखा था ये डिपेंडेंट ब्रांच है, तो इसके जितने भी अकाउंट्स हैं वो कौन बनाता है? हेड ऑफिस। मतलब कि जो हेड ऑफिस है उसकी ब्रांचेस के जो भी अकाउंट है, यानी मान लो ब्रांच ए, ब्रांच बी, तो इन सब के अकाउंट भी कौन प्रिपेयर करेगा? हेड ऑफिस प्रिपेयर करेगा। और ये मान के प्रिपेयर करेगा कि ये जो है ये हमारे क्रेडिटर है, एक तरीके से हमारे ग्राहक जो है वो यही ब्रांचेस है। समझ में आया? ये हमारी कस्टमर्स है। तो हेड ऑफिस जो है इनके ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे के सारे चलते खुद ही करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा था कि हेड ऑफिस ने बनाया एक ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट कैसे बनाया? मान लेते हैं ये रहा ब्रांच अकाउंट। यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस, जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा, बैलेंस बीडी, या फिर कोई बैलेंस बीडी होगा जो क्रेडिट लाइबिलिटी होगी कोई, तो वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है? यहाँ पे आएंगे लाइबिलिटी और यहाँ पे आएंगे एसेट्स। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस सीडी, यहाँ पे एसेट्स का बैलेंस, और यहाँ पे बैलेंस सीडी, यहाँ पे किसका? लाइबिलिटी का बैलेंस। ठीक है? इसके बाद हमने जो ट्रांजेक्शन करी है बस वो लिखना है कि हमने अपने क्रेडिटर को, अपनी ब्रांच को क्या दिया। पहले तो हमने गुड्स भेजे इसको, तो गुड्स भेजे, प्लस में जो भी एक्सपेंसेस थे वो हमने एक्सपेंसेस दिए उसे। तो हमने दो चीजें दी उसे, पहले सो गुड्स सेंट टू ब्रांच था, हमने ब्रांच को गुड्स दिए, और दूसरी चीज हमने बैंक से पैसे भी दिए जो भी एक्सपेंडिचर थे उसके लिए। तो दो चीजें यहां से हमने भेजी। बदले में वो क्या करेगा? वो जितना भी माल सेल करेगा, सेल का पैसा जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा, जिसको हम बोलते हैं रेमिटेंसेस। ठीक है? तो बाय में बैंक में पैसा आ जाएगा, या फिर आप इसकी जगह रेमिटेंसेस लिख सकते हो कि हमें इतना पैसा ब्रांच से मिला। सिंपल था ना? बस ये तीन काम जो हमने करे थे, इसके बाद हमारा क्वेश्चन था वो पूरा कंप्लीट हो गया था। ठीक है? बस ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा दिखाई दे रहा है? सॉरी, चलो दिखाई तो दे रहा है इतना। बैलेंस वीडियो बैलेंस सीडी लिखा हुआ है नीचे, और अकाउंट्स और वो। चलिए, तो बस इतना सा सिंपल सा था। हमने लास्ट क्लास में बस इतना सीखा था कि पहले तो बैलेंस लिखना है, और उसके बाद ये तीन ट्रांजेक्शन लिखने हैं। पहले तो हमने ब्रांच ने जो गुड्स भेजे वो, उसके बाद क्या बोलते हैं हमने जो एक्सपेंसेस पे किए वो दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद बदले में वो हमें क्या दे रहे हैं? पैसे। तो बदले में पैसे दे रहे हैं तो यहाँ पे आ गया। जैसे हम परचेज वो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते थे बचपन में, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, तो मैंने वही लिखा है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखते थे? परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस, है ना? और यहाँ पे लिखते थे सेल्स। सेम वही चीज मैंने करी है। ये रहा परचेज, जितने सामान चलते हैं ब्रांच ने परचेज किया था हमसे, और उसके बाद हमने लिखा डायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी हमने डायरेक्ट एक्सपेंस पे किए थे उसके ऊपर, और ये हो रहा सेल का अमाउंट, यानी जितना भी माल उन्होंने बेचा, जितना भी पैसा हमको ये प्रोवाइड करेंगे उस तरीके से। बस ये तीन ट्रांजेक्शन हमने लिख दी थी यहाँ पे। समझ में आया भाई? हाँ जी, ये सिंपल तरीका हमने किया था। लेकिन हमारा मेन पर्पस क्या है सर? समझिए, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था जो नॉर्मल हमने किया था, लेकिन इस तरीके से ज्यादातर ब्रांचेस काम नहीं करती हैं। इस तरीके से काम क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि इसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो हुए हैं ऑन द कोस्ट। क्या हुए? ऑन द कोस्ट। अब मतलब क्या है इसका समझो। ये रहा हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने बोला ब्रांच से कि जाइए हमारा सामान बेच आइए। अच्छा, जो हमारा एक सामान है, मान लो कोई भी सामान है हमारा, कोई भी प्रोडक्ट है ए नाम का, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ती है हमें 100 रुपए। तो हमने ब्रांच को बोला हमारी जो कॉस्ट पड़ती है 100 रुपए की पड़ती है, आपको ये जो सामान है वो कम से कम 150 रुपए में तो बेचना ही है।
तो ब्रांच है वो सामान बेच रही थी, कुछ सामान उसने 150 में बेचा, कुछ 170 में बेचा, कुछ 180 में बेचा, समझ में? ठीक। तो अब 170 180 में इन्होंने सामान बेच दिया। इन्होंने हेड ऑफिस ने क्या बोला था, कम से कम आपका सामान कितने में बिकना चाहिए, 150 रुपए में बिकना चाहिए, क्योंकि 50 रुपए का तो प्रॉफिट इसका बनेगा। हाँ, अगर उसके ऊपर कोई बेच देते हो, हेड ऑफिस ने इसको बोला 100 रुपए का तो सामान हमने बनाया था, हमको 50 रुपए उस पर प्रॉफिट चाहिए, यानी आपको सामान कम से कम कितने में बेचना है, 150 रुपए में बेचना है, तो आप 150 रुपए में सामान बेचो। हाँ, ये जो 50 रुपए प्रॉफिट है ये हेड ऑफिस का हो गया। अगर इसके ऊपर अगर आप बेचते हो कोई सामान, यानी कि अगर आप बेचते हो 170 में सामान, 180 रुपए में सामान, तो वो जो 20 से 30 एक्स्ट्रा रुपए प्रॉफिट आप कमा रहे हो, वो एक तरीके से आपकी इनकम मान ली जाएगी कि ब्रांच आपने पैसा कमाया, एक्स्ट्रा पैसा, क्योंकि हमको तो 50 रुपए चाहिए बस खाली, तो 20 या 30 रुपए आपने एक्स्ट्रा बेच के पैसा कमाए, वो आपका हो जाएगा। सिंपल है। हाँ जी। लेकिन कई बार ना ब्रांचेस वाले इतने निकट्टू होते हैं, वो सोचते हैं जल्दी जल्दी सामान निकाल दो ना, क्या ही करा जाएगा, इतना पैसा क्या ही कमा के ले जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि जो सामान है वो कितने में बना, 100 रुपए में बना। तो ब्रांच वाले क्या कहते हैं, जल्दी सामान निकालने के चक्कर में 150 में कोई ले नहीं रहा, 170 में कोई ले नहीं रहा, तो इसी सामान को 100 रुपए के सामान को वो बेच देते हैं 120 रुपए में, 130 रुपए में। समझा? जो हेड ऑफिस का जो प्रॉफिट कमाने का मोटिव जो था 150 रुपए में, यानी 50 रुपए का प्रॉफिट होता, क्या वो मोटिव पूरा हो पाया? नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना कॉस्ट प्राइस इनको बता दिया था ब्रांच वालों को। सिंपल है। तो वो सोच लेंगे 20 रुपए का तो प्रॉफिट हो ही तो रहा है, 20 रुपए प्रॉफिट में राज्य आ जाएगा ये वाला, लॉस तो नहीं करवाया ना, प्रॉफिट ही करवाया ना, बस ठीक है कोई बात नहीं। तो ये इसको बता चुका है कॉस्ट की 100 रुपए का सामान बचा, इसलिए वो 120 या 130 में बेच रहा है। ये दिक्कत होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी अकाउंटिंग होती है वो कॉस्ट के हिसाब से होती है, और कॉस्ट के हिसाब से अकाउंटिंग हो रही है तो भाई सारा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाता है। समझ में? तो अब क्या करते हैं, थोड़े से ब्रांच मतलब हेड ऑफिस वाले भी थोड़े से अब तेज हो गए हैं, शाने हो चुके हैं। तो अब हेड ऑफिस वाले क्या करते हैं, इस बार इन चीजों से बचने के लिए हेड ऑफिस वाले ब्रांच से कांटेक्ट करते हैं और ब्रांच से बोलते हैं, सर देखिए ये जो सामान है ए, अच्छा इनसे नहीं बोलते भाई, ये जो सामान है ए वो 100 रुपए में बना है, कितने में बना है, अरे क्या लिखा हूं, BRANCH ब्रांच। हाँ जी। अब हेड ऑफिस वाले बोलते हैं ये जो सामान है 100 रुपए में बना है, ये इनसे नहीं बोला, अपने आप भी, ये जो इनका सामान है वो 100 रुपए में बना है, ठीक है, लेकिन ये चाहते हैं इसके ऊपर 50 रुपए प्रॉफिट कमाना, तो ये इसके अंदर ऐड कर देते अलग से 50 रुपए, इनको हम बोलते हैं इनवॉइस, सॉरी ये होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं लोडिंग, इसे क्या बोलते हैं, लोडिंग। यानी 100 रुपए का माल बना था, 50 रुपए उसके अंदर लोडिंग ऐड कर दिया, यानी कि एक तरीके से अपना एज्यूम्ड प्रॉफिट जो भी इनको चाहिए, तो ये बोलते हैं अब हो गया 150, और ये प्राइस जाके बताते हैं ब्रांच वालों को। ब्रांच वालों को क्या कहते हैं कि हमारा जो सामान है उसकी कॉस्ट कितनी है, 150 रुपए, हमने सामान जो बनाया है वो बना ही कितने में, वो 150 रुपए में ही बना है, यानी कि 100 रुपए कॉस्ट नहीं बताते, 150 बताते हैं। तो अगर ये कम से कम अगर बेचना भी चाहे तो 160 170 ऐसे प्राइस में बेचेगा, कभी ऐसा नहीं करेगा कि वो 120 रुपए में 130 रुपए में बेच देगा पिछली बार की तरह। समझ में आया? तो इसमें इनका फिक्स हो जाता है कि हेड ऑफिस को प्रॉफिट होने वाला है। सिंपल। हाँ जी, क्योंकि इन्होंने कौन सा प्राइस बताया, क्या कॉस्ट प्राइस बताया, नहीं, ये इन्होंने बताया इनवॉइस प्राइस। क्या बताया इन्होंने, इनवॉइस प्राइस, जिसके अंदर लोडिंग का पैसा यानी कि जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो उसके अंदर पहले से ही ऐड है, नॉर्मल प्रॉफिट जो है, तो उसके अंदर लोडिंग का पैसा ऐड करके ये इनवॉइस प्राइस बताते हैं। और इनको क्या बोलते हैं कि ये कॉस्ट है 150 रुपए, इनको नहीं पता कि ये 100 रुपए कॉस्ट है, इनको बोला गया कि 150 रुपए कॉस्ट है। अब आपको जो बेचना है वो आप 170 में 160 में जिस तरीके से आप बेचना चाहते हो वो बेच सकते हो। अगर ये 200 में बेचते तो इनका मतलब प्रॉफिट हो गया, और अगर ये 170 160 में बेचते हैं तब भी प्रॉफिट हो गया इनका। समझ में? हाँ जी, जो इनको मेन प्रॉफिट चाहिए था हेड ऑफिस को, तो वो प्रॉफिट मिल गया। और ब्रांच का जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट भी किसका ही होता है, हेड ऑफिस का ही होता है। तो सारा प्रॉफिट एक तरीके से हेड ऑफिस के पास आ जाएगा, और जो इस प्राइस पे वो चाहते थे बेचना उस प्राइस पे बिकेगा वो सामान, और या फिर उससे ऊपर बिकेगा। इतना सिंपल था, कोई दिक्कत तो नहीं ना। यानी हमने क्या सीखा कि जो हेड ऑफिस है वो कॉस्ट के अंदर ऐड करवा देता है लोडिंग का प्राइस, जिससे क्या जाता है, इनवॉइस प्राइस। इतना सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ जी। अब देखिए जब भी हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, जैसे हमने पिछली बार बनाया था, फिर से बता देता हूं, जब भी ब्रांच अकाउंट बनेगा यहां पे लिखा जाता है बैलेंस बीडी, क्रेडिट वाला नहीं लिख रहा भाई मैं, खाली वैसे ही बता रहा हूं, ये एसेट वाला होता है, उधर आती है लाइब्रेरी सारी, इस साइड आएगा बैलेंस सीडी, ठीक है, एसेट्स वाली सारी सारी, इस साइड आएगी लाइब्रेरी, बैलेंस सीडी लिख ही देता हूं, लाइब्रेरी मतलब क्रेडिटर वेडिटर जो भी होंगे, इस साइड बैलेंस बीडी आएगा लाइब्रेरी वाला, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, एसेट में जो एसेट्स है जितनी भी उसके अंदर स्टॉक होगा, लेकिन वो जो स्टॉक होगा ना हमारा वो इनवॉइस प्राइस पे लिखना है। कौन से प्राइस पे, जिस प्राइस पे ब्रांच को मिला हुआ है, क्योंकि ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं हम, कौन सा अकाउंट है, ब्रांच अकाउंट,
तो ब्रांच को ये कॉस्ट तो पता ही नहीं होगी, उसको कौन सी प्राइस पता है, उसको ये पता है कौन सा इनवॉइस प्राइस। ये कॉस्ट तो हमें पता है ना, लोडिंग कितना लगा है वो तो हमें पता है ना। हाँ जी, हम बता रहे हैं अकाउंट, लेकिन हम ब्रांच का अकाउंट बना रहे हैं तो हम इनवॉइस प्राइस पे लिखेंगे। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 100 रुपए का सामान था, 50 रुपए उस पर लोडिंग चार्जेस है, यानी 150 रुपए इनवॉइस प्राइस हो गया। तो यहाँ पे जो स्टॉक लिखा होगा वो लिखा होगा 150 रुपए। तो हमें अकाउंट में तो कॉस्ट लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये अकाउंट तो हम ही बना रहे हैं एक्चुअल प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। तो यहाँ पे जब भी हम स्टॉक देखेंगे इस साइड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्टॉक रिजर्व, और इसमें डाल देंगे इसका जितना भी लोडिंग होगा 50 रुपए। समझ में? एग्जांपल के तौर पे क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बचा, मान लो कितने रुपए का, 300 रुपए का। तो 300 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक बचा, तो हम इस साइड लिखेंगे स्टॉक रिजर्व। और स्टॉक रिजर्व कितना, 300 रुपए के हिसाब से, देखो 150 रुपए के हिसाब से 50 रुपए लोडिंग है, तो 300 रुपए के हिसाब से कितनी लोडिंग होगी, 50 और 50 100 रुपए लोडिंग होगी। समझ में? यानी कि 150 के हिसाब से 50 रुपए लोडिंग है, मतलब कि 1/3 है। तो ऐसी मतलब 300 का 1/3 करोगे तो कितनी आ गई, 100 रुपए लोडिंग। तो इसकी लोडिंग यहाँ पे आ जाएगी, इसकी लोडिंग इस साइड आ जाएगी। सिंपल था भाई। तो इतना आपने सीख लिया। अब जो 3 ट्रांजेक्शन थे वो भी देख लेते हैं। गुड्स हमने बेचा वो लिखना है, एक्सपेंस जो किया वो किया है, और सेल वाला। चलिए समझिए। तो पहला आइटम क्या होता है, 2 में गुड्स सेंड टू ब्रांच, यही था। मान लो हमने ब्रांच को सामान बेचा, कितने का सामान बेचा, मान लेते हैं 1500 रुपए का सामान बेचा। तो 1500 के सामान में लोडिंग कितनी होगी, 1/3, यानी कि इसकी 1/3 कितनी होगी, 500 रुपए। तो वो आ जाएगा यहाँ पे स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व कितना रुपए, 500 रुपए। जब भी सामान की बात होगी ना, सामान बेच रहे हैं तब लोडिंग आएगा। जैसे ये है, ये तो एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो इसमें लोडिंग नहीं आएगा। तो 2 में हम लिख देंगे बैंक, जो भी हमने एक्सपेंस किया, जैसे सैलरी वैलरी पे करी किसी की, मान लो तो 500 रुपए, तो 500 रुपए की सैलरी वैलरी पे करी, तब इसमें लोडिंग नहीं है, खाली स्टॉक्स में। तो स्टॉक लोडिंग किसमें आएगा, एक ये स्टॉक्स में, एक जो एसेट में ओपनिंग बैलेंस होगा स्टॉक का, और एक ये जो क्लोजिंग बैलेंस होगा स्टॉक का। इन तीनों चीजों में लोडिंग आ जाएगा, बस 1, 2 और ये 3 चीज। सिंपल था। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने सेल करके पैसा भिजवाया, तो यहाँ पे बाय में रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस मतलब कितने रुपए आ गए, मान लो 10 इन्होंने ये सामान बेच दिया 5000 रुपए में, 5000 रुपए आ गए हमारे पास। समझ में? तो वो सामान थोड़ी ना आया, हमारे पास तो पैसे आ रहे हैं, तो इसमें वो नहीं आएगा, लोडिंग वोडिंग का कुछ नहीं है इसमें चक्कर। बस केवल लोडिंग का चक्कर किसमें है, जिसमें हम स्टॉक बेच रहे हैं। तो स्टॉक की जो वैल्यू होती है वो इनवॉइस प्राइस पे होती है, हमें कॉस्ट प्राइस पे दिखाना पड़ता है, तो इसलिए हमें इनवॉइस से कॉस्ट पे जाना पड़ेगा। तो ये दोनों स्टॉक और एक ये वाला स्टॉक, इन दोनों पे लोडिंग लगाना है, मतलब इन दोनों का लोडिंग आ जाएगा उस तरफ और इसका लोडिंग आ जाएगा इस तरफ, क्योंकि प्राइस घटाना है ना उल्टा। हाँ, एक बार और एक चीज और, अगर कभी क्या बोलते हैं ब्रांच ने सामान वापस भेज दिया, ब्रांच कह रहा है डिफेक्टिव माल है, वापस जा रहा है सामान, जब ब्रांच से सामान वापस आएगा तो बाय में क्या बोलते हैं, यहाँ पे आ जाएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच, है ना। मान लेते हैं 300 रुपए का सामान ब्रांच जो है वापस कर रहा है, तो इसकी लोडिंग फिर यहाँ पे उतारनी भी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक रिजर्व, और इसमें जो 300 की लोडिंग है यानी 100 रुपए, वो लोडिंग आ जाएगी इधर। मतलब जब भी गुड्स की बात होगी तब लोडिंग आएगी। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये था कॉस्ट प्राइस और क्या बोलते हैं इनवॉइस प्राइस का चक्कर। इतना समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे, सिंपल ना, समझिए। तो मेरे हिसाब से भाई जितने समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं समझ में आया एक क्वेश्चन करेंगे तो आपका सब चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। नोट हो गया भाई, बहुत अच्छे, शुरू करते हैं। चलिए जी चालू करते हैं। एक क्वेश्चन ढूंढ रखा है सर, टेंशन मत लेना, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा, आपको दिख रहा होगा जैसे कि। तो क्या रहा है, राजा इंडिया लिमिटेड हैज ए हेड ऑफिस, राजा इंडिया लिमिटेड के पास एक हेड ऑफिस है, एंड मैनी रिटेल बिजनेसेस, सॉरी ब्रांचेस, which are supplied goods from the head office at 20% profit on sale। समझ रहे हो मतलब समझ रहे हो, नहीं समझ रहे तुम, समझो ध्यान से। राजा इंडिया लिमिटेड के पास एक हेड ऑफिस है जो कि सप्लाई करता है गुड्स, यानी कि हेड ऑफिस गुड्स सप्लाई करता है किसको, ब्रांच को। ठीक है, और अच्छा तो हेड ऑफिस सप्लाई कर रहा है तो कॉस्ट होगी कुछ ना कुछ उसके अंदर लोडिंग होगा, और फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, इनवॉइस, जो कि ब्रांच को पता है। ठीक है, चलिए तो क्या रहा है, राजा इंडिया लिमिटेड जो है वो 20% प्रॉफिट पे मतलब बेचता है सामान। मान लो अगर 100 रुपए यहां पे हुआ, सॉरी 20% लोडिंग, यानी कि जो लोडिंग है वो 20% है, वो भी किसका, ऑन सेल का, यानी जो सेल्स प्राइस होगा उसका। तो सेल्स प्राइस मतलब वही इनवॉइस प्राइस। मान लेते हैं अगर इनवॉइस प्राइस 100 रुपए है तो इसका 20%, 100 का 20% कितना हो गया, 20 रुपए।
तो ये जो हो गया लोडिंग 20 रुपए हो गया, यानी कि कॉस्ट कितनी रही होगी 80 रुपए की। कितना समझ आ गया? जो वो कह रहा था कि 20% ऑन सेल है लोडिंग, लोडिंग क्या है सेल पे 20% है, तो ये रहा तो इनवॉइस प्राइस, ये हमारा सेलिंग प्राइस है 100 रुपए, तो इस परसेंट इसका 20% है ना लोडिंग, तो इसका 20% कितना हो गया 20 रुपए, यानी कॉस्ट कितनी रही होगी 80। अगर यहीं पे बात वो बोलता 20% ऑन कॉस्ट है, तो मैं कॉस्ट को पहले मानता 100 रुपए, तो ये 100 रुपए हो जाता, फिर ये कॉस्ट का 20% लोडिंग है, यानी कि इसका 20% ये 20 रुपए लोडिंग, और ये इनवॉइस प्राइस आ जाता 120 रुपए। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है, इन्होंने बोल रखा है सेल पे है, तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे 20% ऑन सेल के हिसाब से। तो ये सेल को माना मैंने 100 रुपए, और इसको माना मैंने मतलब कि इसका 20% यानी कि 20 रुपए, तो यानी कॉस्ट कितनी आ गई हमारी 80 रुपए, यानी 100 रुपए के सामान पे 20 रुपए की लोडिंग है और 80 रुपए उसकी कॉस्ट थी। या फिर ऐसा कह सकते हो 80 रुपए का सामान है और 20 रुपए की लोडिंग है, और क्या होता है इनवॉइस प्राइस क्या हो गया 100 रुपए, यानी 80 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो 25% ऑन कॉस्ट हो गया ये। ठीक है भाई, 25% ऑन कॉस्ट, क्योंकि 80 का 20 क्या होता है 80 का 25% ही होता है। कैसे निकाला 20 बटे में 80 मल्टीप्लाई में 100, भाई परसेंटेज निकालना है बस खाली, 2 से काटा 4 पे, 4 से काटा 25 पे, तो 25% आ गया ऑन कॉस्ट, बस इस तरीके से। ठीक है, चलिए यानी हमको ये इक्वेशन मिल गई कि अगर कॉस्ट प्राइस 80 रुपए है और 20 रुपए लोडिंग, तो जाके इनवॉइस प्राइस कितना हो गया हमारा 100 रुपए हो गया। आगे चले, फिलहाल इतनी बात ही कह रहा है, आगे चलते हैं। कह रहा है आर कैप्ड एट हेड ऑफिस वेयर एक्सपेंसेस एक्सेप्ट पैटी एक्सपेंसेस आर पेड। देखो सारे एक्सपेंसेस कंपनी ने दिए हैं, मतलब हेड ऑफिस ने दिए हैं ब्रांच को, लेकिन किसको छोड़ के पैटी एक्सपेंस, पैटी एक्सपेंस जो है वो खुद ही बियर करेंगे, यानी कि कौन से बियर, कौन लोग बियर करेंगे, वो जो है क्या बोलते हैं ब्रांच वाले। बाकी सारे एक्सपेंस जो है वो कौन दे रहा है, हेड ऑफिस दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं। सच पैटी एक्सपेंस आर पेड बाय ब्रांचेस विद विच ऑल which are allowed to maintain petty expense balance of 300 रुपए। चलिए ठीक है भाई, तो उनके पास चलते अलाउड है कि वो उनको पैटी एक्सपेंस का जो बैलेंस है वो 300 रुपए रखना ही पड़ेगा। ठीक, उसके बाद ऑन इम्प्रेसिव सिस्टम, ठीक है सर कोई बात नहीं, क्या बोलते हैं आगे कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट द शो द बुक्स और प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट है, तो आपको बुक्स बतानी है और आपको मतलब बुक्स बनानी है और जितने भी ब्रांच अकाउंट है वो प्रिपेयर करना है। तो आइटम देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है, क्या रखा है, क्या बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस दे रखा है पहले तो आपको, पैटी एक्सपेंस का सॉरी पैटी कैश का, छोटे मोटे कैश दे रखा है आपको थोड़ा थोड़ा, ठीक है 300 रुपए कैश है, और उसके बाद स्टॉक एट ब्रांच है वो भी कोस्ट पे। अच्छा देखो ये जो स्टॉक एट ब्रांच एट कोस्ट लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है साफ साफ स्टॉक एट ब्रांच एट इट्स कोस्ट, कोस्ट पे ये 20,000 रुपए जो कोस्ट है ना, ये आपको धोखा दिया जा रहा है। ये देखो ये कह रहा है स्टॉक एट ब्रांच, जो स्टॉक है वो ब्रांच के पास है, ब्रांच के पास स्टॉक, यानी कि ब्रांच के हिसाब से जो कोस्ट है वो क्या होती है एक्चुअल में इनवॉइस प्राइस होता है। ब्रांच को तो इनवॉइस प्राइस पर रहता होगा ना कि इनवॉइस प्राइस पे हम सामान बेच रहे हैं, तो ये जो दे रखा है इन्होंने 20,000 रुपए का हमने सामान बेच रखा है वो इनवॉइस प्राइस दे रखा है कोस्ट, ये कोस्ट नहीं है एक्चुअल में, कोस्ट नहीं है, ये ब्रांच का प्राइस है जो ब्रांच को पता है कि ये कोस्ट है। समझ में, ये लिखा हुआ है ना स्टॉक एट ब्रांच, तो ये ब्रांच के पास स्टॉक है, यानी कि एक्चुअल में इसका 20% सेल का 20% है ना ये इनवॉइस, तो यानी लोडिंग कितनी होगी 20,000 का 20% कितना हो गया, ये हो गया 4,000। अच्छा ऐसे निकाला भाई 20,000 मल्टीप्लाई में 20 अपॉन में 100, समझ में, हाँ जी, तो इसका 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई और ये हो गया 2 दूनी 4 और 2 जीरो 2 1 जीरो इसकी, तो ये तो है 4,000, तो 4,000 रुपए उस पे लोडिंग लगी हुई है, यानी कि वो सामान है 16,000 रुपए का, 16,000 रुपए का सामान हमने 4,000 रुपए लोडिंग के साथ 20,000 रुपए पोस्ट प्राइस बता रखा है। समझ में, आगे चलते हैं और फिलहाल आगे चलते हैं। फिलहाल क्या है सन्डी डेटर्स दे रखे हैं 5,000 रुपए के, सन्डी क्रेडिटर्स दे रखे हैं 1,200 रुपए के, फर्नीचर दे रखा है 8,000 रुपए का, रेंट प्रीपेड दे रखा है अप टू 30 जून तक का 300 रुपए। ठीक है, इसके बाद ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर दे रखे हैं, इस साल के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हुए, क्या रहा है गुड्स सेंड टू ब्रांच 1,04,000 रुपए का, और क्या बोलते हैं कैश सेल्स दे रखा है ऑफ ब्रांच जो कि टोटल सेल का 64% है। ठीक भाई, क्रेडिट सेल दे रखा है ब्रांच का 45,000, अलाउड मतलब अलाउंस टू डेटर्स दे रखा है 500 रुपए, बैड डेट्स दे रखा है रिटर्न ऑफ 200 रुपए। ठीक भाई, कैश परचेज बाय ब्रांच, कैश परचेज किया ब्रांच ने परमिशन ऑफ हेड ऑफिस की परमिशन से 10,500 रुपए का, और उधार भी खरीदा सामान ब्रांच ने 9,800 रुपए का, इसकी तो कोई एंट्री करनी ही नहीं फिलहाल हमें। आगे चलते हैं भाई, क्योंकि ब्रांच ने खरीदा है, ब्रांच की हेड है, ये तो ब्रांच बेचेगा। उसके बाद क्या बोलते हैं पेमेंट मेड बाय हेड ऑफिस, पेमेंट मेड कर रहा है हेड ऑफिस पेमेंट कर रहा है कुछ क्या कौन सी, तो रेंट पेमेंट कर रहा है 1 साल की, जो कि 1/7/2021 से चालू हो रही है, मतलब ठीक है 1,800 रुपए, और सैलरी पे कर रहा है ब्रांच मतलब हेड ऑफिस, और उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है, और उसके बाद पैटी एक्सपेंस ये हेड ऑफिस नहीं पे कर रहा, इन्होंने खुद बता दिया था सारे एक्सपेंसेस पे करेगा हेड ऑफिस, लेकिन पैटी एक्सपेंस जो है वो ब्रांच को ही देखना पड़ेगा। उसके बाद बैलेंस दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक्स का 30,000 रुपए, क्रेडिटर्स का 3,000 रुपए, और क्या बोलते हैं डेटर्स का 9,300 रुपए, फर्नीचर का नहीं दिया। चलो नीचे लास्ट में लिखा हुआ है कुछ इन्फॉर्मेशन,
कह रहा है राइट ऑफ द 10% चलते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 10% डेप लगाना फर्नीचर पे। ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन, और वो भी कितना 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच प्रॉफिट। तो प्रॉफिट चार्ज करने के बाद आपको कमीशन पे करना है, ठीक है भाई। चलिए मेरे हिसाब से आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, अगर आपने नहीं दिखा तो भाई फटाफट से लिख लो, नोट कर लो कहीं पे, या फिर स्क्रीनशॉट लेके स्प्लिट स्क्रीन में वीडियो चला लो, ठीक है, ताकि क्या बोलते हैं मैं जब आंसर करूं तो फिर क्वेश्चन लिख नहीं पाऊंगा ना हर जगह, तो इस वजह से आप आराम से नोट कर लोगे। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल तो हमको बनाना है मेन ब्रांच अकाउंट, तो ब्रांच अकाउंट बनाना चालू करते हैं भाई, और ये बन गया आपका ब्रांच अकाउंट, ठीक है। ये रहा पर्टिकुलर, ये रहा अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। कुछ और भी अकाउंट बनाने पड़ेंगे भाई, तो उसके लिए तैयार रहना, ठीक है। इसके अलावा और भी अकाउंट्स बनेंगे, जैसे कि पैटी एक्सपेंस अकाउंट, वो बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। चालू करते हैं। तो क्या रहा है, बैलेंस की बात कर लेते हैं पहले। तो बैलेंस बीडी, वही जो शुरुआत में लिखते हैं, ये रहा बैलेंस बीडी, और ये रहा बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी में क्या क्या चीजें हैं, पहली चीज तो हमारे पास है स्टॉक्स, कितने के, सॉरी पैटी कैश है सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारे पास कैश है, कितने रुपए का, 300 रुपए का। इसके बाद हमारे पास है स्टॉक, तो स्टॉक लिख देते हैं, कितने रुपए का, 20,000 रुपए। अच्छा ये ब्रांच को 20,000 रुपए पड़ा, पता है हमें, है ना, ब्रांच का अमाउंट है 20,000 रुपए, लेकिन उस पे लोडिंग चार्जेस यहाँ पे है। तो मैं बताया था कि जो भी वो होगा ना, क्या बोलते हैं ब्रांच का जो भी क्या चीज होगी, क्या बोलते हैं उसे, लोडिंग चार्जेस, उसको हटाना पड़ेगा उसमें से। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टॉक रिजर्व। तो 20,000 का अमाउंट कितना था लोडिंग चार्जेस, 4,000 रुपए, तो वो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि ब्रांच को पता था ये 20,000 रुपए का सामान है। चलिए उसके बाद सैंडी डेटर्स 5,000 के, तो सैंडी डेटर्स कितने के, 5,000 रुपए के, ठीक है। इसके बाद क्रेडिटर्स, तो ये रहा सैंडी क्रेडिटर, अच्छा सैंडी क्रेडिटर उस साइड आएगा भाई लाइब्रेरी में, तो ये रहा सैंडी क्रेडिटर, कितने के हैं, 1,200 रुपए के। चलिए इसके बाद फर्नीचर दे रखा है आपको 8,000 रुपए का, फर्नीचर एंड फिक्सचर 8,000 रुपए का। अच्छा इस पे कोई एडजस्टमेंट भी थी ना, हाँ जी, डैप लगाना था 10% का फर्नीचर पे। तो जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा, यानी कि इसको बैलेंस सीडी बोलते हैं जिसे, तो जब यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस बचेगा तो यहाँ पे फर्नीचर एंड फिक्सचर जब आएगा, तो ये था 8,000 रुपए का ओपनिंग में, तो ठीक है। इसमें से हम फिर लेस कर देंगे डैप, जो कि कितना लगेगा, 10%, 10% डैप, यानी कि 800 रुपया डैप लग गया। डैप लगने के बाद 7,200 जो इसकी वैल्यू है वो बच जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है, रेंट प्रीपेड, तो भाई रेंट आपने पहले पे कर रखा है, कितने रुपए, 300 रुपए, प्रीपेड रेंट हो गया। इसके बाद और क्या ट्रांजैक्शन है, नहीं है भाई। अब क्लोजिंग बैलेंस देख लेते हैं भाई। क्लोजिंग बैलेंस आपको दिख रहा है स्लाइड, मतलब लेफ्ट साइड में लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद क्या रहा है, स्टॉक, भाई फिर से स्टॉक आ गया, तो इसकी भी लोडिंग करनी पड़ेगी, याद रखना जब भी स्टॉक आएगा तो आपको लोडिंग करनी है, ठीक है। तो स्टॉक दे रखा है आपको 30,000 रुपए, ये हो गया 30,000 रुपए। ओ सॉरी, ये तो क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो ये तो अलग ही सिस्टम दे रखा है, समझिए। ये 30,000 रुपए जो है वो कोस्ट है। अब समझो ये थोड़ा सा अलग है। ऊपर जो ओपनिंग बैलेंस था, मैं फिर दोबारा फोटो लगा देता हूँ, इस साइड लगी होगी फोटो, आपको देख लो, ठीक है। तो जो ओपनिंग बैलेंस था वो था, चलते 30,000 रुपए, मतलब 20,000 रुपए, जो कि किसको पता था, ब्रांच को पता था। ये वाला है स्टॉक एट द कोस्ट, ये कोस्ट पे है, कोई ब्रांच को नहीं पता ये वैल्यू, यानी कि एक्चुअल में ये कोस्ट पे है, यानी कि 30,000 रुपए जो है वो कोस्ट पे है, इसके हिसाब से भी, हेड ऑफिस के हिसाब से भी, ये ब्रांच को नहीं पता। पिछले वाला जो कोस्ट था वो ब्रांच के हिसाब से कोस्ट थी, लेकिन ये वाली कोस्ट इसके हिसाब से है, क्योंकि इसमें ब्रांच से लिखा नहीं ना कि ब्रांच को पता है। तो 30,000 रुपए कोस्ट है। अब कोस्ट का अगर बात करी जाए तो फिर 25% होता है लोडिंग चार्जेस, तो इसका 25% कितना हो गया, आधा आधा, 15 का आधा, 7.5, तो 7,500 रुपए जो है वो लोडिंग हो गया, यानी कि 37,500 रुपए जो है ये हो गया क्या चार्जेस, लोडिंग, मतलब इनवॉइस प्राइस। यानी कि यहाँ में तो इनवॉइस प्राइस पे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम स्टॉक में लिखेंगे 30,000 प्लस में 7,500 रुपए, तब जाके ये आया कितना, ये आया 37,500 रुपए। इसमें हमें तो इनवॉइस प्राइस लिखना है ना यहाँ पे, क्योंकि हम ब्रांच के लिए हिसाब से बना रहे हैं, तो और इसका लोडिंग जो होगा वो दूसरी तरफ आ जाता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे तो में स्टॉक रिजर्व, कितना रिजर्व है, 7,500 रुपए, सिंपल है ना, इसका लोडिंग निकाल दिया। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या रहा है, क्रेडिटर्स और डेटर्स। डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स है भाई 9,300 रुपए के, और क्रेडिटर्स इस साइड आएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय में, सॉरी टू में बैलेंस बीडी, सॉरी बीडी कह रहा हूँ सीडी,
ठीक है, और क्या चीज है, क्रेडिटर्स, कितने के, 3000 रुपए के। ठीक है भाई, चलिए अभी तक हो गया टॉपिक सारा सारा। अभी कहाँ हुआ यार, अभी तो बहुत चीजें रह रही है। हाँ जी, इतनी सारी चीजें हो गई। अच्छा, इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो हमको संभाल के रखनी है, आराम से प्यार से समझानी है उन्हें। ठीक है, जैसे कि बाद में बात करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट है ना इसके अंदर, क्योंकि डेट वेट लिख रखी है तो उनके हिसाब से चलेंगे आगे। ठीक है, जैसे कि पहले रेंट का ही कर लेते हैं, रेंट प्रीपेड। हमारे स्टार्टिंग में रेंट दे रखा था, लेकिन ये जो रेंट है वो 30 जून तक का है। ये रेंट तक कब का था, 30 जून तक का रेंट था। चलिए या तो कर ही लेते हैं वो सारी चीजें। भाई इसके बाद कितनी चीजें आती हैं, 3 चीजें, पहली, दूसरी और तीसरी चीजें, है ना। पहली चीज यहाँ पे क्या था, परचेज, यानी कि जिसको हम बोलते हैं टू में गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, हमने ब्रांच को कितना माल भेजा, तो हमने ब्रांच को कितना माल भेजा वो कैसे पता चलेगा सर, जब हम बताएंगे। हाँ जी, तो लिखा हुआ है साफ साफ, देखो, ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर में गुड्स सेंड टू ब्रांच 1,04,000 रुपए का सामान हमने ब्रांच को भेजा, तो 1,04,000 रुपए का सामान हमने ब्रांच को दे दिया। ठीक है, 1,04,000 रुपए का सामान दिया। उसके बाद आता है यहाँ पे क्या बोलते हैं, टू में बैंक, यानी हमने बैंक से कितनी पेमेंट करी है ट्रांजेक्शंस के लिए। तो याद है स्टार्टिंग में ही हेड ऑफिस ने बता दिया था, हेड ऑफिस पैटी एक्सपेंस को छोड़ के बाकी सारे एक्सपेंसेस पे करेगा। तो देखो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, ठीक है, पेमेंट मेड बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने जो भी पेमेंट करी है, तो कौन कौन सी करी है, एक तो रेंट पे किया है, कितने रुपए का रेंट पे किया है, 1,800 रुपए का। ठीक है, उसके बाद सैलरी पे करी है 2,000 रुपए की। उसके बाद उन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया होगा, इंश्योरेंस कितने का, 360 रुपए का। ठीक है भाई, ये टोटल कर देंगे, बस पैटी एक्सपेंस मत लिखना, क्योंकि पैटी एक्सपेंस जो है वो ब्रांच वाले ही खुद भरेंगे। चलिए, तो इनका टोटल कर दिया भाई, ये हो गया 1,800, ये 2 मतलब 2 3 3 4 4,160, तो ये हो गया 4,160 रुपए। इतना सिंपल। अच्छा, ये गुड्स सेंड टू ब्रांच है भाई, तो गुड्स है ना ये, तो इस पे भी लोडिंग चार्जेस लगेंगे, तो इसका भी लोडिंग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं स्टॉक रिजर्व अलग से। अच्छा, यहाँ पे फिर से एक स्टॉक रिजर्व आने वाला है, तो वही लिख देता हूँ पहले, स्टॉक रिजर्व। ठीक है, हाँ जी, किसका, ये गुड्स सेंड टू ब्रांच का है। ठीक है, ये जो स्टॉक रिजर्व है वो किसका था, वो इसका था, ओपनिंग बैलेंस का। ये वाला जो स्टॉक रिजर्व है वो क्लोजिंग बैलेंस का था, और इसका स्टॉक रिजर्व अब लगा रहा हूं मैं। तो 1,04,000 रुपए, 1,04,000 रुपए, ये किसको पता है, ये ब्रांच वालों को पता है, क्योंकि हमने ब्रांच वालों को सामान बेचा है कितने का, 1,04,000 रुपए का। तो अब इस पे लोडिंग चार्जेस क्या होंगे, इस पे लोडिंग चार्जेस मतलब 1,04,000 रुपए सामान यहाँ पे है, और अब इसके हिसाब से यानी कि सेल के हिसाब से 20% बनता है, तो सेल के हिसाब से 20%, इसका 20% कितना हो जाएगा भाई, 1,04,000 रुपए का 20% मतलब 20/100 होता है। 20/100 मतलब 5 से डिवाइड करना है, कैलकुलेटर मिल नहीं रहा अभी फिलहाल, तो ये 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं इसे बस। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 2 10 और 5 8 40, तो 800। ठीक है भाई, 20,800 रुपए जो है वो बन गया क्या चीज, चलते लोडिंग का प्राइस, यानी कि जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे बच जाएगा, जिसकी जरूरत नहीं होती फिलहाल अभी हमें उसकी जरूरत है बस खाली लोडिंग की। तो अमाउंट देख लेना, माइनस करके आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कौन सा आने वाला है। या करके दिखाऊं, कर लोगे ना, ठीक। तो हमें तो बस खाली स्टॉक रिजर्व चाहिए अभी फिलहाल, तो हम लिख देते हैं 20,800, ये आ गया हमारा स्टॉक रिजर्व जो कि इसका है। ठीक है भाई, हाँ जी, तो ये हो गया हमारा, लिख देता हूँ मैं पहले, ये रहा स्टॉक था ना, तो इसकी लोडिंग पहला अमाउंट, ठीक है, और फिर उसके बाद ये पहला रिजर्व, दूसरा इसका दूसरा अमाउंट, और ये रहा दूसरा हमारा स्टॉक रिजर्व, और ये जो तीसरा क्लोजिंग बैलेंस था तीसरा अमाउंट, और ये रहा हमारा तीसरा स्टॉक रिजर्व। ठीक है भाई, ये 3 हमारे स्टॉक रिजर्व हो गए। इसके बाद करते हैं सर, ये हमने क्या क्या कर दिया, तो हमने गुड्स एंड टू ब्रांच कर दिया, बैंक अकाउंट से जो भी पेमेंट करनी थी वो कर दी, बस एक लास्ट चीज लगी, हमने कितने का माल बेचा, वो पैसा मतलब कितना पैसा ब्रांच हमें दे रही है वो हमको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई में रेमिटेंसेस, रेमिटेंस। ठीक है, रेमिटेंस देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब चालू करते हैं भाई, रेमिटेंस 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 मतलब जितना पैसा ब्रांच से हमें मिलने वाला है। तो देखो, एक तो सिंपल बात है कि ब्रांच ने जो भी सामान बेचेगी वो पैसा वो मिलेगा। तो देखो, ब्रांच ने कितने सामान बेचा है, तो 2 लिखा हुआ है, एक तो कैश सेल ऑफ ब्रांच लिखा हुआ है जो कि 64% है टोटल सेल का, और क्रेडिट सेल दे रखा है आपको ब्रांच का 45,000। तो ब्रांच ने उधार में भी माल बेचा है और कैश में माल बेचा है, और डेटर का सिस्टम है भी। तो हम सीधा एक बार अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है भाई, हाँ जी, तो मैं बना रहा हूं ब्रांच डेटर अकाउंट। ठीक है, एक सेकंड, तो ये रहा पर्टिकुलर, ये रहा अमाउंट,
ये रहा पर्टिकुलर और ये रहा अमाउंट। ब्रांच का डेटर अकाउंट बना रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं ओपनिंग डेटर, तो बैलेंस बीडी, और यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग डेटर, तो बैलेंस सीडी। तो बैलेंस बीडी कितना था, ओपनिंग डेटर बताओ फटाफट से कितना था, सन्डी डेटर थे 5,000 रुपए के ऊपर, ठीक है, और क्लोजिंग डेटर कितने के हैं, 9,300 रुपए के क्लोजिंग डेटर है हमारे पास, ठीक। इसके अलावा हमने सामान बेचा है, सामान बेचने पे डेटर बढ़ जाते हैं, ठीक है जी, तो हमारे डेटर बढ़ भी गए होंगे, हाँ जी बिल्कुल बढ़ गए होंगे। तो कितने के डेटर हो गए होंगे बढ़ के, तो हमने सामान जो बेचा है भैया जी, वो हमने बेचा है 45,000 रुपए का उधार माल बेचा है, तो ये हो गया हमारे डेटर बढ़ गए। तो यहाँ पे हो गया बाय में सेल, सेल करने की वजह से हमारे पास डेटर जो है वो बढ़ गए, कितने के बढ़ गए, 45,000 रुपए के, ठीक है। उसके बाद हमने कैश में भी माल बेचा है जो कि टोटल सेल का 64% है, चलिए, तो हमारे पास हमको कैश में मिलने वाला था पैसा, ठीक। तो अभी फिलहाल आगे चलते हैं, तो हमें कहाँ गया, हाँ जी, कुछ डिस्काउंट भी दिया डेटर को, तो अलाउंस दे रखा है, तो अलाउंस कितने रुपए का दे रखा है, 500 रुपए का। उसके बाद हमने बैड डेट्स भी हो गए, डूब गए पैसे, बैड डेट्स कितने का हो गया, 200 रुपए का, 200 रुपए का पैसा हमारा डूब गया। और कुछ था डेटर वेटर का सिस्टम, कुछ डेटर वेटर का सिस्टम, कैश परचेज फ्रॉम ब्रांच, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रांच, नहीं, पेमेंट और इंश्योरेंस, सैलरीज, भाई और कुछ नहीं है फिलहाल, ठीक है। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं सब चीजें, ये रहा कैलकुलेटर, हाँ जी, तो एक बार हिसाब लगा लेते हैं। तो ये हो गया 45 और 5 50,000, 50,000 में से माइनस करना है आपको कितना, ये 500 माइनस में 200 और माइनस में 9,300, ठीक है, ये आ गया 40,000 रुपए, यानी कि 40,000 रुपए जो है डेटर्स ने आपको पे करे हैं बस खाली, ठीक है, ये आपके बैंक में आए हैं, तो बाय में बैंक, यानी जो आपने उधार माल बेचा है उसमें से जो बैंक में अमाउंट आया वो कितना आया आपका, 40,000 रुपए, इसका जो टोटल हो गया वो हो गया 50,000 रुपए, और इसका भी टोटल हो गया 50,000 रुपए, यानी ये डेटर्स अकाउंट है, डेटर्स अकाउंट से आपको 40,000 रुपए मिले। अब समझिए, यहाँ पे आता है जितना भी आपने माल बेचा, तो पहले तो आपने बेचा हुआ कैश में, कुछ माल बेचा हुआ आपने उधार में, तो जो कैश में बेचा है आपने वो कितने का माल बेचा हुआ है, टोटल सेल का 64% आपने कैश में बेचा हुआ है ना, बाकी माल अपने उधार में बेचा हुआ है, तो टोटल सेल निकाल के हिसाब से निकालना पड़ेगा। अगर कहाँ निकालें भाई, एक सेकंड पॉज करते हैं क्योंकि कूड़े वाली गाड़ी आ गई है, ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा से चालू करेंगे, बस एक सेकंड, ठीक है, बढ़िया। हाँ भाई श्योर है, चलिए फिर तो आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो हम क्या कर रहे थे सर, हम निकाल रहे थे रेमिटेंस में कितना पैसा आने वाला है हमारे पास, ठीक है, टोटल। अच्छा जी, तो रेमिटेंस में सर जो भी कैश का पैसा है, जो भी क्रेडिट का पैसा है, जो भी हमने माल बेचा है उसका पैसा आएगा, लेकिन हाँ कुछ कैश का हिसाब भी तो लगाना है ना, भी इसमें और भी चीजें हैं। फिलहाल वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमको पता चल गया था सर, हमने ब्रांच डेटर अकाउंट बनाया था, हमको पता चल गया कि डेटर से हमें कितने पैसे मिले, हमने माल जो उनको बेचा था वो कितने का बेचा था, हमने बेचा था, क्रेडिट सेल किया था हमने 45,000 का, ठीक है, 45,000 का माल बेचा था, लेकिन क्या बोलते हैं डेटर से हमें कितने रुपए मिले हैं, 40,000 रुपए कैश में मिले हैं, ठीक है सर। चलिए एक बार कैश अकाउंट भी बना लेता हूँ भाई इसके साथ साथ, ठीक है, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा वो निकालना, रेमिटेंस अकाउंट, बाकी और भी अकाउंट बना लेंगे फटाफट से। चलिए शुक्र है, हाँ जी, तो ये रहा कैश का अकाउंट भाई आपका, पैटी कैश अकाउंट, ठीक है भाई, चलिए। हाँ जी, तो कैश का हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना था, बैलेंस था ओपनिंग का 300 रुपए, ठीक है। इसके अलावा हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना रखना है, हमने क्वेश्चन वाले बता दिया था, पैटी कैश बुक का हमारा 300 रुपए बैलेंस तो रखना ही है, क्लोजिंग बैलेंस, तो बैलेंस हम रखेंगे क्लोजिंग का 300 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा वही पैटी कैश 300 रुपए जो हमें प्रीपे करके रखना है, ठीक है सर। इसके बाद हमने क्या क्या ट्रांजेक्शन करी है उसकी बात कर लेते हैं। हाँ जी, तो हमने पहले तो कैश में माल बेचा है, कैश में कितने का माल बेचा वो तो निकालना पड़ेगा। तो देखो एक चीज ने दे रखी है, कैश में कितने माल बेचा, 64% ऑफ टोटल सेल। तो आपको पता है टोटल सेल कैसे निकलती है, कैश सेल प्लस में क्रेडिट सेल, ठीक है। तो ये टोटल सेल तो पता नहीं हमें, और जो कैश सेल है वो कितनी है 64%, वो भी किसकी, टोटल सेल की, बराबर में क्रेडिट सेल कितना है, सॉरी प्लस में क्रेडिट सेल कितना है 45,000,
45,000। चलिए अब ये जो इसे है इधर क्या बोलते हैं प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी टोटल सेल माइनस में 64%, वो भी किसका, टोटल सेल का, ये माइनस का, बराबर में आ जाएगा 45,000 रुपए। ठीक है, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो 100 में से अगर 64 चले गए तो कितना बच गया, 64 में से मतलब 100 में से 64 गए, दिख रहा है। चलिए तो भाई एक बार थोड़ी क्वालिटी अच्छी कर लेना, क्योंकि छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, टॉपिक ज्यादा है बहुत ज्यादा, एक छोटे बोर्ड पे नहीं आ पाएंगे ना। तो 100 में से 64 गए, 60 गए तो बचे 40, 40 में से 4 गए और तो बच गया 36, तो ये गया 36 अपॉन में 100 टोटल सेल बराबर में 45,000। तो 45,000 का बस ये निकालना है हमें, मतलब कि ये 100 है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और इधर आके 36 उधर जाके, सॉरी 100 इधर जाके मल्टीप्लाई और 36 डिवाइड, तो 45,000 और मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 36, तो आपका आ गया भाई 1,25,000, यानी टोटल सेल यहां से आ गई आपकी 1,25,000। ठीक है, जिसमें से आपने कैश उधार माल बेचा था 45,000 का, बाकी जो माल है आपने वो कैश में बेचा होगा, तो इसमें से माइनस कर देते हैं 45,000, तो आपने जो 80,000 का सामान है वो आपने नगद में बेचा होगा। ठीक है, यानी कैश सेल आपकी आ गई 80,000 और जो क्रेडिट सेल थी उससे आपको कितने रुपए मिले हैं, 40,000 रुपए मिले हैं। तो कैश में लिखेंगे ना, तो कैश में कितना पैसा आया, 40,000 रुपए उधार वालों से पैसे मिले और 45,000 जो 80,000 रुपए है वो तो कैश वालों से मिल ही गया। ठीक है भाई, हाँ जी। और इसके बाद आपने एक्सपेंस कितने किए बस वो बता दो। तो ब्रांच ने एक्सपेंस कितने किए, देखिए ब्रांच के कुछ एक्सपेंस थे, तो लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर लिखा हुआ था भाई कैश परचेज बाय ब्रांच, ब्रांच ने कैश में परचेज करा था तो ब्रांच ने पेमेंट करी होगी, तो बाय में क्या बोलते हैं कैश में परचेज किया है, तो फिर ठीक है बाय में परचेज, ब्रांच ने कितने का सामान खरीदा 10,500 का, उधार वाला नहीं लिखेंगे भाई क्योंकि उधार वाला कैश अकाउंट के अंदर नहीं आता ना, तो ब्रांच ने 10,500 का परचेज किया। अच्छा डेटर्स यहाँ पे आ गए तो फिर भाई क्रेडिटर्स का भी कोई अमाउंट आएगा, क्योंकि क्रेडिटर्स को भी हमने कुछ पेमेंट करी होगी है ना, तो एक बार क्रेडिटर्स को देख लेते हैं, क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट करी है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट कहाँ पे बनाऊं, यहाँ पे बना देता हूँ भाई, बाद में मिटा दूंगा, ठीक है ध्यान से समझना। क्रेडिटर्स अकाउंट, तो क्रेडिटर्स में ओपनिंग बैलेंस इस साइड आता है, बैलेंस बीडी क्योंकि लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट में, और क्लोजिंग बैलेंस इस साइड आएगा बैलेंस सीडी। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का दे रखा है 3,000 रुपए, तो ये रहा 3,000 रुपए। क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है क्रेडिटर्स का, नहीं ओपनिंग बैलेंस इधर है 1,200 रुपए ओपनिंग बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस है 3,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद आपको बस खाली और कोई पेमेंट करिए हमने क्रेडिटर्स को, हाँ भाई क्रेडिट परचेज बाय ब्रांच है, उधार खरीदा ना सामान ब्रांच ने 9,800 रुपए का, तो वो भी ब्रांच वो बढ़ जाएंगे क्रेडिटर्स हमारे, और कोई पेमेंट करी हो हमने क्रेडिटर्स को, क्रेडिट सेल बाय ब्रांच उधार माल बेचा था ये, तो वो डेटर्स बनेंगे फिर। चलिए भाई और कुछ नहीं है बस, ठीक है, तो ये हो गया 1,200 और 1,800, ये हो गया 10,000 10 11, ये हो गया 11,000, 11,000 इधर हो गया, इधर भी 11,000 होना चाहिए था, तो 11,000 में से 3,000 चले गए, कितना बच गया 7,000 रुपए, तो 7,000 रुपए हमने क्रेडिटर को पेमेंट करी है बैंक से। ठीक है, 11 में से 3 जाएंगे 8 बचेंगे भाई सॉरी, तो 8,000 रुपए हमने क्रेडिटर को पेमेंट करी है, तो 8,000 रुपए क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिए हमने। ठीक है, इसके अलावा हमने और क्या पेमेंट करी है, कुछ पैटी एक्सपेंस भी थे जो उसी को पे करने थे फर्म को, है ना, बाकी सारे तो हेड ऑफिस पे कर रहा था, बस पैटी एक्सपेंसेस फर्म को पे करने पड़े थे 180 रुपए। ठीक है, और वो पैटी एक्सपेंसेस को बना के भी रखने थे क्लोजिंग में, उन्होंने बना दिए। चलिए जी, क्या रखा है उन्होंने पहले से, ठीक है। चलिए तो अब क्या हो गया, हाँ यहाँ पे आ गया हम पैटी एक्सपेंस पे कर दिए 180 रुपए, इसके अलावा कुछ रह गया पे करने का, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं रह गया भाई, तो एक बार कर लेते हैं फटाफट से बैलेंस। ठीक है, निकाल लेते हैं, प्लस में 80,000, प्लस में 40,000, माइनस में 10,500, अपने हिसाब से भी कैलकुलेट कर लेना भाई, कदे गलत गलत का हो जाए कुछ। ठीक है, हम आपके यूज के लिए माइनस में 300 रुपए, एक सेकंड फिर दोबारा करते हैं भाई, गलत हो गया कुछ, ये हो गया 300 रुपये, प्लस में भैया ये हो गया 80,000, प्लस में 40,000, प्लस माइनस में सॉरी माइनस में कितना 10,500, माइनस में 8,000, माइनस में 180 रुपये, माइनस में 300। अरे यार ये गलती क्यों करो ये बार बार,
300, भाई ये जीरो वाला बटन खराब है इसका, ठीक है, तो इस वजह से गलती हो जा रही है। 80,000 जमा में 40,000, 10,500, फिर माइनस में 8,000, माइनस में 180, माइनस में 300। हाँ भाई, तो ये आ गया आपका। चलते हैं जो अपने चलते बैंक से पेमेंट करी है 101,320, ठीक है, तो ये हो गया बाय में बैंक। तो हमने इतना पैसा दिया हुआ, और ये जो पैसा दिया है वो किसको दिया है, ब्रांच को, तो बस ब्रांच में रेमिटेंस में आ जाएगा कितना 101,320, ठीक है ना। और ये पैसा कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, जितने भी एक्सपेंस किए हैं वो सारे एक्सपेंस में लगे, ये वाला अमाउंट, ठीक है। चलिए, तो इसके हिसाब से हमने सारी चीजें कर दी हैं। अच्छा, एक ओपनिंग बैलेंस वो एडजस्टमेंट रहेगी थोड़ी सी भाई, दो चीजें देखो, इनमें कुछ डेट लिखी हुई हैं, जैसे कि रेंट प्रीपेड, जो हमने रेंट पे किया था वो कब तक का पे किया था, हमने 30 जून तक का रेंट पे किया था, है ना। हाँ भाई, कुछ चीजें ना डेट के हिसाब से रह चुकी है भाई, डेट के हिसाब से, जैसे कि कुछ एडजस्टमेंट दे रखी थी आपको डेट के हिसाब से। जैसे पहली एडजस्टमेंट दे रखी है रेंट की, तो रेंट की एडजस्टमेंट क्या रहा है, आपने जो है ना 30 जून तक का तो रेंट पहले से ही एडवांस में दे दिया था, जो कि आपका एडवांस था प्रीपेड रेंट के नाम से, ठीक है। और आपने इस साल आपने एक्सपेंस किया है, रेंट दिया है, देखो ध्यान से, पेमेंट मेड बाय हेड ऑफिस ने पेमेंट करी है रेंट की, तो रेंट की पेमेंट जो करी है वो 1 साल के लिए करी है, और पेमेंट कब करी है, 1/7/2021 में करी है पेमेंट, है ना। और कितने रुपए की पेमेंट करी है, 1,800 रुपए की पेमेंट करी है, सोचिए, इन्होंने पेमेंट करी है 1/7/2000 को, यानी कि और पूरे 1 साल के लिए करी है, 1 साल के लिए पेमेंट करी है, मतलब कब तक की कर रखी होगी इन्होंने पेमेंट, 1/7/2022 तक की पेमेंट कर रखी होगी। चलिए, तो हमारा जो साल खत्म होता है वो खत्म होता है भाई 1 अप्रैल, यानी कि 1/4/2022 में। उसके बाद ये इन्होंने एडवांस पेमेंट कर रखी है, यानी कितनी एडवांस पेमेंट करी है इन्होंने, ये पेमेंट तो 1 साल की है ना, 1,800 रुपए जो हमने करी है ये वाली, ये पेमेंट तो 1 साल की है, हाँ जी, तो वो 1 साल की पेमेंट है, मतलब 12 महीने की पेमेंट है, लेकिन हमने एडवांस कितनी कर रखी है, हमने 1/7 से 1/7 तक की पेमेंट कर रखी है, मतलब अप्रैल में तो साल चालू होता है नया वाला, तो 4 से 5 6 एक सेकंड, हाँ चौथा महीना भी ना, तो चौथा मतलब अप्रैल मई जून तक की पेमेंट, यानी 3 महीने की हमने एडवांस में पेमेंट करके फिर दोबारा 3 महीने पहले एडवांस थी, 3 महीने की एडवांस है इस बार भी, लेकिन 3 महीने की एडवांस जो थी वो किसी और हिसाब से थी, हमको 1,800 के हिसाब से 3 महीने की एडवांस निकालनी है, तो 1,800 मल्टीप्लाई में 3/12, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ गया 4, और 4 से इसको काट दिया, 4 से काटेंगे तो कितना हो गया, 4 चौक 16, बच गया 2, 4 पंजे 20, यानी 450 रुपए, तो ये आ गया रेंट, जो कि हमने प्रीपेड कर रखा है, पहले ही पे कर रखा है, प्रीपेड रेंट 3 महीने का, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना। देखो दोबारा समझ लो, 3 महीने का पहले रेंट दे रखा था, साल में 12 महीने होते हैं ना भाई, मतलब ये मान लो पूरा साल है, तो इतना तो रेंट अपने पहले दे रखा है, फिर उसके बाद क्या रहा है, हमने 1 साल का रेंट और दे दिया, क्वेश्चन वाला कह रहा है 1,800 रुपए रेंट दिया है 1 साल का, तो यहाँ से लेके अगले 3 महीने का भी दे दिया होगा ना, 1 साल तो तभी होंगे जब ये वाले 3 महीने जब जा चुके हैं, तो ये वाला साल पूरा हुआ, तो ये जो इतना एडवांस है वो मैं निकाल के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 3 महीने का एडवांस, तो 3 महीने का एडवांस 1,800 के हिसाब से कितना बना, 450 रुपए, ठीक है, ऐसे ही हो गया। अब इसमें किसी और में डेट लिखी हुई है, देख लो फटाफट, हाँ जी, एक इंश्योरेंस पेड में भी डेट लिखी हुई है भाई, तो इंश्योरेंस पेज का भी साल लगा देते हैं, ये रेंट था, इंश्योरेंस कितना पे किया, देखो कहीं पे पहले एडवांस में कोई इंश्योरेंस दे रखा था या फिर आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस नहीं है, तो हमने इंश्योरेंस पे किया, जो पे किया है वो इंश्योरेंस पेड फॉर 30 जून 2022 तक का, यानी हमने 30 जून 2022 तक का इंश्योरेंस पे किया, यानी कि हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया इंश्योरेंस की, और कितने महीने, अप्रैल मई जून, यानी 3 महीने की ये भी है इंश्योरेंस की भी, तो इंश्योरेंस का अमाउंट कितना था, ये था 360 रुपए, तो 360 के हिसाब से 3 महीने का, यानी 3/12 कितना हो गया, 3 कम 3 4 से कट गया, 4 से इसको काटेंगे तो 4 9 36 और 0 मतलब 90 रुपए, तो इंश्योरेंस आपने पे कर रखा है 90 रुपए। और किसी में डेट है भाई, देखिए फटाफट से, अच्छा ये तो कैश अमाउंट है, सो कोई काम नहीं है भाई, हाँ जी, और किसी में इंश्योरेंस पे कर रखा है भाई, जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करिए, मैं वो नीचे वाला अकाउंट में नोट जा रहा हूँ, क्योंकि मेन जो है वो यही है, ठीक है, जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लो भाई, तो नीचे वाला अमाउंट जो है वो मिटाने वाला हूँ मैं, अकाउंट जो है, ठीक है, और कुछ नहीं बना नीचे, बस नहीं है, ठीक है, चलिए, हाँ जी, तो ये बन गया आपका अकाउंट, क्योंकि और किसी में डेट है नहीं, और ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। एक बार भाई कंप्लीट कर लेते हैं और फटाफट से सॉल्व, और कुछ रहता नहीं क्या, नहीं भाई सारी चीज हो गई, ठीक है, एक बार सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेट पूरा और आपका आंसर कितना आता है बता देते हैं, प्रॉफिट या लॉस, तो भाई फटाफट से बताते जाओ भाई, कितना कितना लिखा हुआ है, पहले तो 300 रुपए, कैलकुलेटर में गड़बड़ ना हो जाए, बस जाओ 20,000
ध्यान से कर रहा हूँ भाई, 5,000 और 8,000, 5,000 जमा में 8,000, ठीक है। उसके बाद 300 रुपये फिर से, और ये 1,04,000, 104,000 प्लस में 4,160 प्लस में 7,500 प्लस में जो अमाउंट है 3,000 रुपये, ये सारा अमाउंट टोटल कर दिया। हाँ जी, इसका टोटल हमारा कितना आया, इसका टोटल आ गया भाई 152260, ठीक है। चलिए इसको बाद में यूज करेंगे, दोबारा से कर लेते हैं अब इसका। तो 1,200 प्लस में 4,000 रुपये प्लस में 20,800 प्लस 1,01320 प्लस में 7,200 रुपये प्लस में 37,500 प्लस में 9,300 9300 प्लस में 300 रुपये प्लस में 450 और प्लस में 90 रुपये। तो इसका टोटल आ गया भाई 18, मतलब ये वाले ज्यादा है, तो इसका टोटल आया भाई 182160, और इसके टोटल के बराबर यही होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अभी तो और भी चीजें रह रही है भाई, अभी कहाँ क्वेश्चन खत्म हुआ, कर ही लेते हैं वैसे। इसका टोटल आया 182160, इसका टोटल आ गया 182160, क्योंकि अभी याद आया, अभी तो कमीशन भी देना है ना। हाँ जी, अभी मैनेजर को कमीशन देना है, तो 182160 ये होना चाहिए। तो हमारा जो प्रॉफिट था इसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया था प्रॉफिट 152260, ये प्रॉफिट था, इसमें से घटा दिया, तो हमारा जो प्रॉफिट बच गया वो बच गया 29,900 रुपए का। हमारा प्रॉफिट कितने का बच गया, 29,900 रुपए का। तो ये बच गया प्रॉफिट, तो में नेट प्रॉफिट। तो ये जो 29,900 रुपए का प्रॉफिट बचा, इसमें से मैंने जो क्या चाहिए था, कमीशन। तो एक बार देख लेते हैं भाई कितना कमीशन क्या रहा था वो। क्या रहा है, द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 5% ऑफ प्रॉफिट ऑफ ब्रांच आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखिए भाई, जब भी ये बोल दे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आपको याद होगा बचपन में आपने सीखा था, तो मैनेजर का कमीशन कैसे निकाला जाएगा। तो तुम्हें मैनेजर को मैं दे रहा हूँ कमीशन, और वो कैसे दूंगा, 29,900 रुपए का जो कमीशन देना है मल्टीप्लाई में आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, तो 5/105 आएगा। अगर बिफोर बोलता तो फिर क्या बोलते हैं, मेरे को हाँ बिफोर कमीशन बोलते था तो मेरे को 5/100 करना पड़ता, लेकिन आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोल दिया उसने, तो फिर 5/105 करना पड़ेगा, ठीक है। तो देते हैं, उसके कमीशन के देने के बाद बचना चाहिए क्योंकि प्रॉफिट। तो 29,900 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड बाय 105, तो भाई ये आ गया आपका 1423.88 है ना भाई, इसको 4 कर देता हूँ, राउंड ऑफ हो जाएगा, मतलब 1424। तो 29,900 में से ये प्रॉफिट और कम हो गया क्योंकि मैंने जो कमीशन दे दिया, तो 29,900 तो प्रॉफिट रहेगा नहीं हमारा, तो 29,900 में से हमारा 1424 का प्रॉफिट चला गया। ये अब अमाउंट बच गया भाई नेट प्रॉफिट का हमारा 28,476, ठीक है भाई। चलिए, तो 28,476 ये आपका नेट प्रॉफिट का अमाउंट बच गया, और आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। सिंपल भाई, समझ में आया सर? बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन करवा दिया सर, क्योंकि इतनी जगह होती नहीं है बोर्ड पे, ठीक है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो इस वजह से करवा दिया। तो इसलिए आराम से ध्यान से समझ के कर लेना भाई, जिसको बैक बैक करना हो बैक बैक करके समझ लेना, जैसे आपको समझने का मन करे वैसे समझ लेना। तो जिसको नोट करना भाई फटाफट से नोट कर लो, जिसने उतार लिया बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से समझा देता हूँ थोड़ा सा कि हम क्या कर रहे थे और किस तरीके से कर रहे थे, ठीक है भाई। चलिए, तो हमने अभी तक क्या किया, सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा, जो भी ओपनिंग बैलेंस था, क्रेडिटर्स का बैलेंस इस साइड था तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है भाई। एक बार पेन कहाँ गया, हाँ जी। तो सबसे पहले हमने ये सारा लिखा ओपनिंग बैलेंस, जो भी था हमारा ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद क्रेडिटर्स का बैलेंस यहाँ पे, फिर हमने लिखा सारा का सारा क्लोजिंग बैलेंस, जो अभी तक था हमारे पास। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ तक था, डेटर्स दे रखा था, एक सेकंड, क्लोजिंग बैलेंस में फर्नीचर तो एडजस्टमेंट करने के बाद लिखा था, ये सब दे रखा था, हाँ जी, यहाँ तक था। तो हमने क्लोजिंग बैलेंस लिखा, और ये रहा क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया, इतना सिंपल, बहुत अच्छे। फिर हमको पता है हम ये वाला कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, कोस्ट और इनवॉइस प्राइस के हिसाब से। क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में बोल दिया था 20% जो है इनवॉइस का, मतलब कोस्ट का, सॉरी इनवॉइस का 20% जो है वो लोडिंग चार्जेस है, तो हमें लोडिंग भी घटाना पड़ेगा। तो ये दे रखा था हमको इनवॉइस पे, क्योंकि ब्रांच को पता था ये वाला अमाउंट कोस्ट का, और ये वाला जो था ये कोस्ट भी था, ठीक है। तो हमने इसका लोडिंग निकाला और इसको यहाँ पे लिख दिया इस जगह पे लोडिंग 4,000 रुपए, और हमने इसका लोडिंग निकाला और इसका लोडिंग आ गया इस जगह पे स्टॉक रिजर्व में 7,500 रुपए। तो हमने ये वाला टॉपिक कर लिया, हमने ये वाला टॉपिक कर लिया, ठीक है। इसके बाद लोडिंग हो चुका है, अब हमको वही 3 काम करने होते हैं। पहला, जो माल बेचा है उसको लिखना है, दूसरा जो बैंक ने मतलब हेड ऑफिस ने जो एक्सपेंस करे हैं वो लिखने हैं,
और उसके बाद तीसरा जितना भी पैसा हमको मिला है वो लिखना है। बस ये 3 काम करती है, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने माल बेचा कितने का, सॉरी हमने हेड ऑफिस को दिया कितने का सामान, सॉरी ब्रांच को कितने का सामान दिया, 1,04,000 रुपए का। बाहर से नॉइस आ रही तो उसके लिए सर सॉरी, बार बार वीडियो पॉज करूंगा तो फिर ज्यादा लग जाएंगे। ठीक है भैया, कुछ ज्यादा ही तेज हो गई तो। हाँ भाई कहे चलो, तो हमने ब्रांच को माल कितने का बेचा, 1,04,000 रुपए का सामान बेचा ब्रांच को। दूसरी चीज, ब्रांच हेड ऑफिस ने एक्सपेंस कितने किए थे, 4,160 रुपए एक्सपेंस किए, रेंट का, सैलरी का और इंश्योरेंस का मिला के। बस हमने पैटी एक्सपेंस जो था वो नहीं लिखा, क्योंकि ब्रांच ने बोला था पैटी एक्सपेंस जितने भी होंगे वो ब्रांच खुद ही झेल लेगी, तो ब्रांच को ही झेलने की जरूरत है, जो कि हमने पैटी एक्सपेंस दिखा भी दिया कि ब्रांच ने कैश अकाउंट में से झेला है। ठीक है भाई, कैश अकाउंट में से पैटी एक्सपेंस को माइनस करके हमें खाली यहाँ पे दिखाना था जो हेड ऑफिस दिख रहा है, क्योंकि हेड ऑफिस अकाउंट बना रहा है ना ये हो गया हमारा इसका और इसका सामान, 2 काम खत्म हो गए। लास्ट और तीसरा सामान हमें करना था, मतलब काम करना था तीसरा, वो कौन सा था, हमें बताना है कितना माल हमने क्या करा, क्या बोलते हैं कैश जो है ब्रांच ने हमें दिया है, तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए परचेज का अमाउंट और सेल का अमाउंट, यानी जो भी क्रेडिटर से पैसा हमने क्रेडिटर को पैसा दिया और जितना भी हमने डेटर से पैसा लिया, तो हमको पता होना चाहिए कितना माल हमने बेचा और कितना माल किस तरीके से बेचा। तो क्वेश्चन वाला कह रहा था कि जो टोटल सेल थी वो कैश और क्रेडिट को जोड़ के निकलती है ना। तो हमको पता चला कि जो कैश सेल है वो कितना था, 64% है टोटल सेल का, और जो क्रेडिट सेल दे रखा है वो कितना दे रखा था, 45,000 है ना भाई। तो इस हिसाब से हमने टोटल सेल निकाल ली, मतलब हमने कैश सेल निकाल ली जो कि 80,000 आई थी, और क्रेडिट सेल हमको पता ही है 45,000 थी। ठीक है भाई, तो हमने डेटर्स का अकाउंट बनाया, क्रेडिट सेल हमें चलते ओपनिंग बैलेंस दे रखा था, क्रेडिट सेल हमने लिख दिया 45,000 का माल बेचा, उसके बाद जो भी हमने डिस्काउंट दिया वो लिख दिया। हमें पता चल गया कि 40,000 रुपए हमें डेटर से मिले हैं, यानी कि हमने माल तो बेचा था 45,000 का इस साल, लेकिन अभी तक डेटर्स ने हमें खाली 40,000 रुपए ही दिए। तो हमने कैश में जो माल बेचा वो तो था 80,000, जो कि हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया था, कैश सेल हमारा 80,000 का आया था, और 40,000 का हमें डेटर से मिल गया जो कि हमने उधार माल बेचा था। तो 80 और 40 दोनों अमाउंट आ गए यहाँ पे जो हमें कैश में मिला है। कैश सेल करने पे 80,000 रुपए कैश में आया, और माल उधार में बेचने पे 40,000 रुपए हमें डेटर से मिले। तो ये हो गया पूरा 80 और 40 दोनों, मतलब कि 1,20,000 रुपए जो हमें माल बेचने पे पैसा मिला। इसके बाद हमने क्या क्या करा, हमने 10,000 रुपए का 10,500 का हमने सामान खरीदा, तो फिर ब्रांच ने अलग से हेड ऑफिस से तो वो अमाउंट घटा दिया क्योंकि कैश गया होगा। उसके बाद क्रेडिटर्स को हमने 8,000 रुपए की पेमेंट करी है, यहाँ पे अकाउंट बना के बताया था मैंने आपको। उसके बाद पैटी एक्सपेंस तो 180 रुपए बता ही रखा था, जो एक्सपेंसेस वो पे करेगी ब्रांच। ठीक है भाई, उसके बाद बैलेंस शीट घटाने के बाद हमको पता चल गया हमारे पास कैश में कितना पैसा, मतलब कि हमने कितना पैसा उसको हेड ऑफिस को भेजा, तो वो 1,01,320 रुपए, तो वही 1,01,320 रुपए हमने कैश में उनको भेजे। सिंपल बात है। इसके बाद थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट रह गई थी, वो हमने एडजस्टमेंट कर दी और ये वाला अमाउंट निकाल दिए, पैटी कैश और रेंट और इंश्योरेंस का। पैटी कैश का उन्होंने खुद ही बोला था कि जो वो ओपनिंग बैलेंस है वही क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करेंगे हर साल 300 रुपए का। तो हमने जो ओपनिंग बैलेंस था कैश का 300 रुपए, वही क्लोजिंग बैलेंस पे भी लिख दिया 300 रुपए कैश का मेंटेन करेंगे। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद क्योंकि वहां पे बताना पड़ेगा ना भाई, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस 300 ही रखना चाहते हैं वो। चलिए उसके बाद रेंट प्रीपेड, आपने रेंट पहले ही कितना पे किया, तो हमको पता चला उसने 1,800 रुपए पे किया था रेंट। ठीक है, और वो भी कितने महीने का एडवांस दे रखा था, 3 महीने का उसके अंदर एडवांस था, 12 में से 3 महीने का एडवांस, क्योंकि 3 महीने पहले भी तो दे चुका था ना रेंट वो। तो हमने निकाल दिया इसको काट कूट के, तो पता चल गया रेंट आ गया 450 रुपए। और ऐसी इंश्योरेंस था 360 का, 3 महीने का जब हमने निकाला तो इंश्योरेंस प्रीपेड आ गया। क्या बोलते हैं 3 महीने का 90 रुपए हमने इंश्योरेंस पहले दे रखा है। ये सारा के सारा अमाउंट होने के बाद हमको निकालना था प्रॉफिट, तो बस ये सारे टोटल करके ये सारा माइनस कर दिया, हमारा पता चल गया हमको नेट प्रॉफिट जो भी आया था इन सब का टोटल है ना 29,900। अब 29,900 जो नेट प्रॉफिट आया उसमें से 5/105, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हुआ था, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसलिए 5/105 हमको देना पड़ा कमीशन, और बाकी जो प्रॉफिट बच गया 29,900 में से वो ये रहा, तो ये बच गया आपका नेट प्रॉफिट। यहाँ पे खत्म कर दिया था हमने पूरा क्वेश्चन। तो भाई इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको भी ऐसे करना पड़ेगा, लोडिंग और वर्डिंग सब चीज हटा के। तो जो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन होता था भाई मैंने करवा दिया, समझ में आया? इसके बाद देखूंगा जो भी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा फटाफट से। भाई ऐसे क्वेश्चन की वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बोर्ड इतना बड़ा नहीं है और सारे अकाउंट बार बार मिनटों के बनाने पड़ते हैं, तो मैं बार बार दिखा नहीं सकता कि मैंने पिछले क्या किया था। ठीक है, तो थोड़ा समझना कि भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई डाउट आता है तो मैं बता देना, लेकिन अगर कुछ ऐसे ही बोलोगे भैया कि ये वाला क्वेश्चन है इसमें डाउट सारे हैं, तो फिर उसके जिसके अंदर बहुत सारे अकाउंट्स बन रहे हैं वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए बनाना। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से बनते हैं क्वेश्चन। और अगर आप कह रहे हो कि सोच रहे हो कि मैंने कर रखा है प्रैक्टिस तो देख लो सर, ये मैथ्स का टॉपिक है और इसके बाद सर ये इंग्लिश का टॉपिक है, मतलब शुद्ध मैथ्स का, फिर ये खाली पेज है पूरे और बिना प्रैक्टिस के करता हूँ सर मैं, ये खाली क्वेश्चन लिखा हुआ है बस खाली। ठीक है, और उसके अलावा मतलब ये चीज है कि अगर मैं उस तरीके से करता हूँ कि अगर मान लो कोई बच्चा पहली बार क्वेश्चन देख रहा है
तो वो कैसा फील करेगा कि क्वेश्चन देख के कि कैसा करना चाहिए, अटेम्प्ट कैसा होना चाहिए। अगर मैं खुद ही प्रैक्टिस करके बैठ जाऊंगा और फिर आपको समझाऊंगा कि बोलते ऐसे ऐसे करना, फिर तो वही नॉर्मल बात होगी ना। तो मैं इस तरीके से क्वेश्चन करता हूँ कि भाई मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं पेपर देने गया हूँ, मैं पहली बार क्वेश्चन दिखा है, तो मेरे को जितना खौफ होना चाहिए था उस हिसाब से खौफ के हिसाब से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर कोई गलती होती है तो भाई डिजिटल आपको साथ दी जाएगी, अगर कोई वो होती है तो मैं काट कूट के छोटा करके डाल दूंगा आराम से, ठीक है। बाकी वैसा नहीं है कि मेरे को लगता है कि भाई जैसे मेरे हिसाब से जैसे आप करोगे वैसे ही मैं करता हूँ, जैसे आप कर रहे हो ना, जैसे आप पहली बार देख रहे हो क्वेश्चन, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ वैसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। बस मेरे को कंसेप्ट पता है कि मैं ओपनिंग बैलेंस लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस लिखना है और 3 चीजें लिखनी है, जैसे कि क्या बोलते हैं परचेज का अमाउंट, और उसके बाद कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी होंगे, और उसके बाद सेल का अमाउंट, ठीक है। इसके अलावा कुछ नया टॉपिक आता है जैसे कि स्टॉक रिजर्व नया आया था, तो फिर वो स्टॉक रिजर्व मैंने बता दिया कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। उसके अलावा ज्यादा हेडेक होती नहीं इस क्वेश्चनों में, अकाउंट्स है सिंपल सी, ठीक है भाई। तो अगर कोई क्वेश्चन मिलेगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक करके जाना, और कोई डाउट्स होगा, कोई गलती होगी तो फिर मैं कमेंट में डाल दूंगा, चेक करके उसको भी जाना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और अगर आपने पहले कर रखा है सब्सक्राइब और लाइक शेयर, तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से ना, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको, ठीक है। और अगर आप अप्रिशिएट करते हो सर, मैंने देखा कुछ बच्चे हैं जो बोलते हैं सर वीडियो देख के मजा आ गया और आप बहुत अच्छे टीचर हो, सर थैंक यू अगर आपको इतना पसंद आ रहा है, ठीक है। हाँ, ऐसी सपोर्ट दिखाते रहना जैसे दिखा रहे हो, ठीक है। दिल से थैंक यू, सच बता रहा हूँ, मजा आ जाता है देख के साथ ही, क्योंकि मम्मी भी बगल में बैठी होती है, मम्मी देख रही होती है इतना बढ़िया पढ़ा रहा है, तो मम्मी भी थोड़ा मोटिवेट हो जाती है, हाँ जी बढ़िया है, और मम्मी और बोलती है कि कराओ, चलिए ठीक है, ठीक है। जैसे आपके पेरेंट्स हैं वैसे हमारे पेरेंट्स हैं, वो जैसे आपको अच्छा चाहते हैं वैसे ही हमको चाहते हैं। तो जब वो देखते हैं ना कि बच्चों के कमेंट आ रहे हैं अच्छे अच्छे, कि क्या बोलते हैं कि बढ़िया पढ़ा दिया, मजा आ गया यार, तो इस तरीके से, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करके कर जाना। अगर आपने पहले नहीं कर रखा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर दियो, बाद में कोई आपत्ति नहीं आ रही, हम भी हैं, आप भी हैं, मिलते हैं आपके एग्जाम्स के बाद, ठीक है। हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट भाई, मेरे लिए भी आपके लिए भी, अगर किसी को नोट्स परचेज करना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट कर देना और नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में, सिंपल। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चार्ज, टाटा बाय बाय, ठीक है भाई। जिसको नोट करना है नोट कर लेना भाई, ठीक, बाय बाय।